देवेंद्र जी आज सुबह से इंतजार कर रहे थे अनामिका का, मगर अनामिका अभी तक नहीं आई थी। कैलाश जी अंदर आए। सर, देवेंद्र जी ने पूछा, क्या अनामिका आ गई? कहाँ है वो? कितना टाइम और लगेगा उसे आने में? दरवाजे के सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके बीच से देवेंद्र जी कॉरिडोर में लगी भीड़ को देख सकते थे, मगर अनामिका उन्हें नहीं दिखी। उनका मूड खराब हो गया। वो कुछ छोटी कंपनियों के मालिक हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। उन्हें जैसे ही पता चला होगा कि आप यहाँ हैं तो आपका हाल चाल पूछने के लिए आ गए। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि मुझे उनसे नहीं मिलना। देवेंद्र जी चिढ़ के कैलाश जी से बोले। क्या देवांश ने बताया कि वो कब आने वाला है? 1 बज चुके थे, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। यंग मास्टर मैडम के साथ लंच पर गए हैं, उसके बाद वो लोग आ जाएंगे। कैलाश जी ने नोटिस किया कि देवेंद्र जी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो वो बोले, आप पहले कुछ खा लीजिए, यंग मास्टर और मैडम को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। देवांश का बच्चा, वो मुझे यहाँ वेट करवा रहा है और अनामिका को लेकर लंच पर चला गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, शैतान कहीं का। वहीं बाहर मीना ने 6 इंच की हील पहनी हुई थी, जिससे उसे खड़े होने में भी दर्द होने लगा था। वो थकी हुई और भूखी थी। उसने इमोशनल होकर वहां खड़े बॉडीगार्ड से कहा, हम यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लंच टाइम हो गया है। जो हमने सर के लिए खाना तैयार किया है वो ठंडा हो रहा है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर उसके बगल में खड़ी मिसेस परमार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि देवेंद्र सिंघानिया जी स्टैंडर्ड का खाना खाएंगे? इतना कहकर उन्होंने बॉडीगार्ड से कहा, क्या हम अंदर जा सकते हैं? आपने जरूर परमार परिवार के बारे में सुना होगा, और हमारे खाने का बॉक्स देखिए, हम हाई क्लास रेस्टोरेंट से लेकर आए हैं। सचमुच उनके लाए हुए बॉक्स एक अच्छे रेस्टोरेंट के थे। ये देखकर मीना ने अपने पैकेट से कुछ एनवेलप निकालकर बॉडीगार्ड को देते हुए कहा, ये आप लोगों के लिए है। हमको उम्मीद है कि आप हमें सर से मिलने देंगे। मीना की ट्रिक समझकर मिसेस परमार ने भी जल्दी से अपने बैग से 1-2 बैंक कार्ड निकालकर देते हुए कहा, इन एनवेलप में ज्यादा नहीं होगा, क्यों ना आप हमारे बैंक कार्ड ले लें। मिसेस परमार, क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? मिसेस मेहता, अगर आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की शादी अभी हुई नहीं है। मिसेस परमार, उनकी शादी परिवार के बड़ों ने तय की थी। क्या अब आप उस वादे से पीछे हटना चाहती हैं? इस पर मिसेस परमार ने जवाब दिया, अगर मेरे परिवार के बड़ों को पहले पता होता कि आपकी बेटी एक सफाई करने वाली औरत के हाथ से पली बड़ी है, तो वो लोग पक्का इस शादी से पहले इनकार कर देते। मिसेस मेहता चिढ़कर बोली, आप ऐसी बात बोल भी कैसे सकती हैं? बोलते वक्त दोनों ही एनवेलप और कार्ड बॉडीगार्ड के हाथों में देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उनके हाथ में जो कार्ड और एनवेलप देने की कोशिश की जा रही थी वो नीचे जमीन पर गिर गए। मदन ने फिर उन्हें उठाया और बॉडीगार्ड की पॉकेट में डालते हुए कहा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। एक बॉडीगार्ड ने मदन के हाथ में पड़े हुए एनवेलप को नोटिस कर लिया और सोचा, कैसे अजीब लोग हैं ये सब। बॉस को इनकी इस हरकत के बारे में पता लगाना तो इनको छोड़ेंगे नहीं। उस बॉडीगार्ड ने अपनी पॉकेट से एनवेलप निकालकर जमीन पर गिरा दिया। उन एनवेलप में कुछ 1000 रुपए होंगे, जबकि उनकी सैलरी लाखों में थी। वो लोग कैसे इस छोटी सी रकम के लिए अपने बॉस को धोखा दे सकते थे? जब मीना ने देखा कि ये प्लान तो फ्लॉप हो गया है, तो उसने जल्दी से जीविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, जीवी, तुम क्यों नहीं जाकर उनसे बात करती? समर्थ समझ गया कि मीना के इरादे क्या हैं, इसलिए जीविका को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला, वो अभी यंग है, उसे नहीं पता क्या करना है, मैं हैंडल करता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती बेटा, मीना ने समर्थ की तरफ देखकर कहा। तुमने सुना नहीं? तुम्हारी माँ ने अभी अभी क्या कहा? तुम्हारी और जीविका की शादी होगी या नहीं, ये बात फाइनल नहीं हुई है अभी तक। इसी वक्त कैलाश जी वार्ड से बाहर निकले और बोलने लगे, रास्ता बनाइए, रास्ता बनाइए। एक लड़की एलिवेटर से बाहर निकली, जिससे सबका अटेंशन उसकी तरफ चला गया। उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी और उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा। उसे देखते ही कैलाश जी ने भी रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया, मिस अनामिका। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी रखी थी,
क्योंकि उसे पता था कि अनामिका की आइडेंटिटी अभी भी छुपी हुई है और अगर किसी को पता चल गया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो कैलाश दादाजी, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, जिससे कैलाश को भी काफी अच्छा लगा। सब उसे कैलाश ही कहते थे मगर वो उसे दादाजी बुला रही थी। सर आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं, इस तरफ से चलिए प्लीज। कैलाश को अनामिका के साथ इतने प्यार से बात करता देख परमार और मेहता परिवार और बाकी सब लोग जो आए थे हैरान हो गए। मदन मेहता ने तो एक बार अपनी आंखें भी बंद की, ये देखने के लिए कि वो सपना तो नहीं देख रहा। मीना भी इतनी शॉक हो गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जीविका भी हैरान थी और अपने लिप्स बाइट करते हुए मुट्ठियां बांधकर वो अनामिका को सबकी नजरों के सामने से अंदर जाता हुआ देख रही थी। अनामिका को इस वक्त अपने फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर वो जवाब देने लगी और बाकी सबको उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। भीड़ उसे जलन नफरत भरी नजरों से देख रही थी और सोच रही थी कि वो कौन है। कैलाश जी भी उससे अच्छे से और रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। मिसेस परमार ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा एरोगेंट और गुस्से में रहने वाला कैलाश एक लड़की के साथ इतना पोलाइट बिहेव कर सकता है। समर्थ भी काफी मिक्स इमोशन महसूस कर रहा था। किस वजह से अनामिका को इतनी इज्जत मिल रही है? न सिर्फ वो रूम में जा सकती है बल्कि कैलाश उसे पर्सनली रिसीव करने आया। अनामिका! मीना खुद को रोक नहीं पाई और पीछे से चिल्लाई। अनामिका ने आवाज सुनी और पीछे तीखी नजरों से सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखा और फिर वापस कैलाश जी के साथ अंदर जाने लगी। जो लोग उनके रिलेशनशिप को नहीं जानते थे वो लोग मेहता परिवार की तरफ देखने लगे कि वो लोग उस लड़की को कैसे जानते हैं। मेहता परिवार काफी सुपीरियर फील कर रहा था और ये भी सोच रहा था कि अनामिका अंदर कैसे गई, वो देवेंद्र सिंघानिया जैसे इंसान को कैसे जानती है। दादाजी! रूम के अंदर आते ही अनामिका ने उन्हें प्यार से ग्रीट किया। अनामिका, फाइनली तुम आ गई, मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। देवेंद्र जी ने उसे बैठने के लिए कहा और कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम अकेले आई हो? देवांश कहाँ है? उसे वापस कंपनी जाना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। शैतान कहीं का। देवेंद्र जी को बहुत गुस्सा आया। देवेंद्र जी मन में सोच रहे थे, क्या उनका पोता अनामिका को ड्रॉप करके चला गया? ऐसा भी क्या काम आ गया था उस नालायक को? इतनी सुंदर लड़की अगर छोड़ गई ना उसे, तब अकल आएगी। देवेंद्र जी को लगा कि उन दोनों की शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो ही जाएगी और जल्दी कंफर्म भी हो जाएगी, मगर लगता है चीजें अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुई हैं। कैलाश, देवांश को कॉल लगाओ। देवेंद्र जी गुस्से में बोले। उसकी नजरों में काम के अलावा और किसी चीज की इम्पोर्टेंस है ही नहीं। इतनी ब्यूटीफुल फियांसे होने के बाद भी उसका दूसरी चीजों में ज्यादा मन लग रहा है। दरअसल देवांश भी नहीं जाना चाहता था वापस, उसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन अगर वो काम खत्म नहीं करता तो रात को अनामिका के साथ डिनर नहीं कर पाता और अनामिका के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए उसने अस्पताल न आने का फैसला किया। लेकिन देवेंद्र जी ये बात नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि देवांश अनामिका को पसंद नहीं करता है और इसीलिए जानबूझकर अनामिका को अवॉइड कर रहा है। इट्स ओके, उसे काम करने दीजिए। देवांश के उसके आसपास न रहने से अनामिका थोड़ी रिलैक्स थी, मगर देवेंद्र जी को लगा कि वो देवांश को अवॉइड कर रही है। दादाजी अनामिका से इमोशनल होके बोले, देवांश ने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो थोड़ा शांत है। मैं टाइम निकालकर जरूर तुम्हें उसके बचपन के बारे में बताऊंगा। अनामिका को देवांश का पास नहीं जानना था, मगर उनकी बात सुनकर उसने सिर्फ अच्छे बच्चे की तरह हाँ में जवाब दिया। वहीं वार्ड के बाहर जीविका ने देखा कि अनामिका के अंदर जाने के बाद से ही समर्थ का ध्यान लगातार दरवाजे की तरफ था। उसे ये बात माननी होगी कि अनामिका आज बहुत सुंदर दिख रही थी। भले ही उसने सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल पोनी टेल में बंधे हुए थे। जब उसने देखा कि सबका ध्यान अनामिका पर फिर से जा रहा है तो उसने सबका ध्यान हटाने के लिए अपने लिप्स बाइट करते हुए धीरे से कहा, मेरी दीदी की पर्सनल लाइफ सचमुच कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहा तुमने? मीना को लगा कि जीविका को जानती है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। न सिर्फ मीना बल्कि मदन और परमार परिवार भी उसकी बातों में इंटरेस्ट शो करने लगे और सब उसकी तरफ देखने लगे। जीविका धीरे से बोली, समर्थ और मैंने अनामिका को कुछ दिन पहले एक बूढ़े आदमी के साथ होटल में जाते हुए देखा था। वो इंसान इतना बूढ़ा था कि मुश्किल से चल फिर पा रहा था और उस इंसान को होटल में ले जाने के बाद अनामिका एक लग्जोरियस कार में बैठी
और दूसरे आदमी के साथ वहां से चली गई। अब जब अनामिका को इसी तरह वार्ड में जाने दिया जा रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि उसका देवेंद्र सिंघानिया जी के साथ कोई गलत रिश्ता है, या फिर वो किसी रिच इंसान के साथ है जो देवेंद्र जी से उसकी मिस्ट्रेस के तौर पर मिलने आई है। किसी भी तरीके से ये बहुत ही शर्म की बात है। वो बहुत सुंदर है, मगर मुंबई में रहने के लिए वो बहुत गलत काम कर रही है। इतना कहने के बाद जीविका ने नकली दुख दिखाते हुए गहरी सांस छोड़ी और अपने चेहरे पर उदासी वाले एक्सप्रेशन ले आई। ये सब सुनकर मीना ने हैरानी से कहा, क्या उसकी पर्सनल लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है? वो सचमुच क्या एक मिस्ट्रेस के तौर पर देवेंद्र जी से मिलने आई है? अनामिका की रियल फैमिली तो मुझे काफी अमीर लगी। मुझे डाउट है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। समर्थ की ये बात सुनकर जीविका ने कहा, समर्थ, तुम अनामिका को डिफेंड कर रहे हो। अगर उसकी फैमिली सचमुच अमीर होती तो वो बूढ़े आदमी के साथ होटल में क्यों जाती? तुमने भी अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे एकदम नजदीक होकर उस बूढ़े इंसान के साथ चल रही थी, बिल्कुल लवर की तरह। ये सुनकर समर्थ को भी उस दिन अनामिका का उस बूढ़े इंसान का हाथ पकड़ना याद आ गया और वो काफी इरिटेट फील करने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए जीविका बोली, अगर अनामिका की फैमिली इतनी अमीर होती तो हमें तो जरूर पता होता ना कि वो कौन से अमीर परिवार से है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो महंगी लग्जोरियस गाड़ी किसी बूढ़े इंसान की हो जो अनामिका के साथ रिलेशन में हो। जीविका की ये बातें सबको धीरे धीरे सच लगने लगी। क्या हाल करेगा देवांश उसकी अनामिका के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वालों का? आखिर